हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग अपने इस चैनल पे जामिया और एमए बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेसिस प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर ये हो जाता है कि हम अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम करें। और मैं जो बेसिकली एमएलएस की एक फैकल्टी है, उसमें मैं आपको प्रिपरेशन करवा रहा हूँ जीके और जीएस के। तो हम जीके और जीएस में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सबको हम करने जा रहे हैं बेटा। तो देखते रहिए, बने रहिएगा। और आज जो है हम करंट आज जो बेसिकली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे जीएस जीएस का जामिया बीएलएलबी 2023 के लिए। जो जामिया बीएलएलबी 2023 के अंदर जो भी जीके और जीएस में बेसिकली क्वेश्चन आए हैं उसको आज हम यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं बेटा। उसको आज यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं विद द एक्सप्लेनेशन, पूरी फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन साथ के हम कवर करेंगे। और बिना किसी देरी के हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर करा कि नेशनल एंथम वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि नेशनल एंथम जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब अडॉप्ट किया था। अडॉप्ट, याद रखिएगा ये बात कर रहा है बेटा, अडॉप्ट कब किया था। तो ये आपसे अडॉप्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? ये आपसे बात कर रहा है कि ये अडॉप्ट कब किया। तो जब अडॉप्ट की बात की जाती है, तो जब अडॉप्ट की बात की जाती है तो बात की जाती है बेटा 24 जनवरी 1950, यानी कि जो हमारा नेशनल एंथम है कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। ये जो है ये बेसिकली ये बंगाली बेसिकली, और ये देखो आपको मालूम है कि नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग से क्वेश्चन को पूछे जा रहे हैं, किसी ना किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी उनके नोवेल के बारे में, कभी लैंग्वेज के बारे में, है ना, उसने लिखा किसने कंपोज करा। तो ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ अराउंड घूम रहे हैं, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। तो सबसे पहली बात, नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नेशनल एंथम को कंपोज करा। ये नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन अधिनायक जय है, ये हमारा है जन गण मन, है ना, जन गण मन अधिनायक जय है। दूसरी बात, ये पहली बार अगर जो गाया गया फर्स्ट टाइम ये संग इन कलकत्ता सेशन, ये कलकत्ता सेशन था बेटा, टाइम कलकत्ता सेशन था 27 दिसंबर 1911 को, है ना। हाँ, फर्स्ट टाइम ये संग किया गया, फर्स्ट टाइम संग किया गया इस सेशन के अंदर। पहली बार इस सेशन में इसको गाया गया, नेशनल एंथम को गाया गया 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता सेशन में इसको गाया गया। और वहां पर ही 26 जनवरी 1950 को बेसिकली हम क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। और इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था। रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन इस दिन इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन ये इफेक्ट या फोर्स में आ गया था, लागू कर दिया था इस दिन हमने संविधान, ठीक है ना बेटा। और कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूएन एक्सक्लूसिवली डील विद रिफ्यूजी। शरणार्थी जो होते हैं, रिफ्यूजी जो होते हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिवली कौन सी एजेंसी काम करती है यूनाइटेड नेशन की, है ना। देखो यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन एजुकेशन फंड है, जो चिल्ड्रन फंड है बेसिकली मेनली, है ना। तो ये जो फंड है ये चिल्ड्रन और माओ पे काम करता है, बच्चों और माओ के ऊपर काम करता है, ठीक है ना। जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद का जो बनाया गया 1950 के बाद, क्योंकि बिकॉज ऑफ उस टाइम था ये कि बहुत ज्यादा बीमारियां एंड वर्ल्ड वार में बहुत प्रॉब्लम हो गया था, है ना, बहुत लोग मारे गए थे। तो उस चीज को देखने के लिए इवन बच्चों पे और गरीबी एंड जो माओ का जो प्रॉब्लम थी उन सबको दूर करने के लिए यूनिसेफ को बनाया गया। जो चिल्ड्रन के ऊपर बेसिकली काम करता है वो यूनिसेफ है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। कहां पर बेटा? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देखो इसका करेक्ट आंसर आएगा यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, यूएन हाई कमिश्नर, हाई कमिश्नर, कमीशन, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी, है ना। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्सक्लूसिवली
डील करता है रिफ्यूजी से। और इसका बेसिकली अगर आप हेडक्वार्टर देखोगे तो यूएनएचसीआर का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेटा, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहां पर देखने को मिलेगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड। वहीं यूएनरो जो है यूनाइटेड नेशन का जो रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है ना, है जो बेटे यूएनरो है यूनाइटेड नेशन का रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, रो का मतलब क्या है? रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, एंड वर्क एजेंसी। ये काम करता है एक्सक्लूसिवली फॉर पैलेस्टीनियन रेफ्यूजी के लिए। पैलेस्टीनियन जो रेफ्यूजी हैं उनके लिए ये काम करता है यूएनरो। यूएनरो मतलब बेसिकली ये 1950s के बाद इसको भी बनाया गया। तो रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी जो है ये बेसिकली पैलेस्टीनियन के लिए एक्सक्लूसिवली काम करता है। लेकिन आंसर तो ये यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका भी आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। इस रिफ्यूजी से मतलब नहीं है, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है, ठीक है ना बेटा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कब बना, कैसे कैसे, इसके बारे में बताना है। लेकिन यूएनएचसीआर जो है मेनली रिफ्यूजी के लिए काम करता है और वहां पर ये सबका मैंने काम आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ऑब्जर्व हम कब करते हैं? जो यूएन ट्यूबरक्लोसिस डे है ये ऑब्जर्व ऑन द 24 मार्च, हम 24 मार्च को बनाते हैं। और वहां पर एक क्वेश्चन और आता है वुमेन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो कल ही गया बेटा वुमेन डे, कभी गया, कल ही गया है 8 मार्च को। 8 मार्च को हम वुमेन डे सेलिब्रेट करते हैं। प्लीज प्लीज इस बात को याद रखिएगा, जहां मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वुमेन डे से क्वेश्चन आ जाता है। तो बेसिकली वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे वी सेलिब्रेट ऑन द 24 मार्च। इस चीज की बात करने के लिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम 24 मार्च को करते हैं। एबल प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू व्हिच फील्ड, तो किसके लिए दिया जाता है? तो एबल प्राइज जो है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट करता है आउटस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के अंदर। कहां पर करते हैं बेटा? मैथमेटिक्स में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इनमें से इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम के मेंबर कौन कौन से हैं? खैर ये बहुत रिसेंटली न्यूज में रहा था ही, इसलिए इसको क्वेश्चन कर लिया। तो इसके कौन है मेनली अगर हम देखें तो इसमें देखो इंडिया पाकिस्तान ठीक है, इसमें पाकिस्तान तो मेनली है ही नहीं। जब पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान वाला टाइप हटा दो और पाकिस्तान तो नहीं है, श्रीलंका है, मालदीव है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा बेटा, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, जिंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following statement given above is or are correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? Troika refers to the top grouping within the G20 that consists of the current, previous and the upcoming presidencies. ये सही बात है। G20 ग्रुप ऑफ 20 के अंदर जो एक ट्रॉइका होता है, ट्रॉइका मतलब तीन, उसमें पास के पास में किसके पास है प्रेसिडेंटशिप थी, करंट किसके पास है प्रेसिडेंटशिप है, और नेक्स्ट किसके पास है प्रेसिडेंटशिप जाएगी। तो ये तीनों मिलकर प्लान करते हैं बेटा, तीनों मिलकर प्लान करते हैं, चीजों को दूसरे को बताते हैं। तो ट्रॉइका है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। द थीम ऑफ G20 जो इंडिया ने की थी 2023 की, वन फैमिली वन अर्थ, नहीं, ये थी बेटा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, है ना। वन फैमिली वन फ्यूचर नहीं था, ये था वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ वन फैमिली इसका थीम थी। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर बेटा। आपको ये बताना है कि G20 का क्या कोई हेडक्वार्टर है? पहला स्टेप, पहला पहला मेरा क्वेश्चन है, प्लीज अगर आप मेरी क्लास को अच्छे से देखते हो, करते हो, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि आप मुझे बताओगे कि G20 का हेडक्वार्टर है या नहीं, यस और नो में इसका जवाब दो। दूसरी बात, आप मुझे बताओगे कि G20 जो है बेसिकली इसका करंट कौन है, इसके करंट किसके पास है प्रेसिडेंटशिप है, नेक्स्ट इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास में जाएगी, और प्रीवियस इसकी प्रेसिडेंटशिप किसके पास में थी। तो मैं देखना चाहूंगा, आपके सारे कमेंट देखूंगा, आप मुझे इसके बारे में बताओगे कि G20 का हेडक्वार्टर है या नहीं है, और इसके करंट नेक्स्ट अपकमिंग किसके पास है। ये कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन चैट जीपीटी, ये चैट जीपीटी को कौन डिफाइन करता है बेस्ट चैट जीपीटी के बारे में। इट इज अ मैसेजिंग ऐप डेवलप्ड बाय गूगल, बिल्कुल भी गूगल ने डेवलप नहीं कराई है। इट इज अ न्यूली डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा नहीं है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इट इज सर्च इंजन डेवलप्ड बाय रसिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो इट इज अ चैट बॉट, क्या है बेटा, एक चैट बॉट है जो कि यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज करती है और आंसर करती है क्वेरी जस्ट लाइक अ ह्यूमन, इंसान की तरह देती है ना। पूछा कि अगर क्वेश्चन कर दिया कि भाई बताओ G20 क्या है, तो आपको सारा इसका आंसर दे देगी, तो चैट जीपीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
हु अमंग द फॉलोइंग बेटा फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन है? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 के अंदर बेसिकली की गई, इस्टेब्लिश की गई, जब गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में आईएनसी के प्रेसिडेंट थे। तो बेसिकली जो फाउंडेड बाय द है ना श्री गोपाल कृष्ण गोखले एंड गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु थे बेटा, ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के, एम गांधी, है ना, ये महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। अब ये सेशन जो था आईएनसी का, जब इन्होंने 1905 में आईएनसी का सेशन लिया, आईएनसी का सेशन इन्होंने किया, आईएनसी का सेशन किया और प्रेसिडेंसी इन्हीं के पास में थी गोपाल कृष्ण गोखले में। ये हो रहा था बनारस के अंदर। कहां पर हो रहा था बेटा? बनारस में। ये हो रहा था बनारस में। तो 1905 का जो सेशन हुआ ये बनारस में हुआ था, क्योंकि जब बंगाल का डिवीजन हो चुका था, करजन इस टाइम पे था, है ना, करजन इस टाइम पे था। और इनका एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने एक इंडियन सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट करी, वो तो 1905 में की थी। और इनके एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है सुधारक। क्या है बेटा? सुधारक। तो सुधारक न्यूज़पेपर किसका है? सुधारक न्यूज़पेपर किसका है? वह है गोपाल कृष्ण गोखले। खैर, उसके बाद में अगर मैं एनी बेसेंट के बारे में बताऊं तो ये ब्रिटिश ओरिजिन है, आयरिश लेडी है, और इन्होंने 1916 में एक बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर के होम रूल मूवमेंट की एस्टेब्लिशमेंट, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी, होम रूल मूवमेंट की मतलब शुरुआत करी, है ना, बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर एनी बेसेंट जी ने। और दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की एस्टेब्लिशमेंट करी, एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, इन 1907 1907 के अंदर, है ना। तो एनी बेसेंट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एनी बेसेंट वाज द वन फर्स्ट लेडी जो कि प्रेसिडाइड करी थी इन्होंने आईएनसी को। तो पहली ऐसी वुमेन जिन्होंने आईएनसी को प्रेसिडाइड किया वो एनी बेसेंट थी। लेकिन अगर इंडियन वुमेन की बात करें तो सरोजिनी नायडू है, और 1917 में बेसिकली बनी थी आईएनसी का प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो एनी बेसेंट ही है, एनी बेसेंट ही है बेटा, है ना। और मद्रास उस टाइम का सेशन चल रहा था। खैर, इनका न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, ऐसे इनके कुछ न्यूज़पेपर भी हैं। खैर, महात्मा गांधी जी, है ना, महात्मा गांधी जी के बारे में तो जितना बताया जाए उतना काफी, उतना कम है। इनके बारे में तो बहुत कुछ बता चुका हूं आपको। और खैर, और वो जब आपको एग्जाम देता आपके लिए एक सीरीज आने वाली है बेटा हिस्ट्री की, उसको आप करिएगा, तो वहां पर डिटेल में मैंने इन सब के ऊपर बात करी है। लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट चेहरा है, लाल बाल पालकर से। Who is known as the father of pink revolution? ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि रिवॉल्यूशन के फादर कौन है, पिंक रिवॉल्यूशन के फादर कौन है। अगर यहाँ पर वर्गीस क्यूरियन देखें तो बेटा ये फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड व्हाइट रिवॉल्यूशन है ना। तो व्हाइट रिवॉल्यूशन के जो फादर है वो वर्गीस क्यूरियन है। इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया बेटा, है ना, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना गया। खैर, वहीं पर जो एम एस स्वामीनाथन है ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। लेकिन अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो, है ना, तो बेटा देखो एंड देखो यहाँ पर एम एस स्वामीनाथन जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तो ये इंडिया में है। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वो नॉर्मन बोरलैग है, नॉर्मन बोरलैग है। कौन है बेटा? नॉर्मन बोरलैग है, नॉर्मन बोरलैग है, नॉर्मन बोरलैग है। वो वर्ल्ड में बेसिकली माने जाते हैं। दुर्गेश पटेल इसका करेक्ट आंसर है बेटा। दुर्गेश पटेल जो है वो फादर ऑफ पिंक रिवॉल्यूशन है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिवॉल्यूशन ये किस किस से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है ना, पिंक रिवॉल्यूशन। ये बेसिकली मीट वगैरह जो चीजें हैं इनसे रिलेट माना जाता है पिंक रिवॉल्यूशन को। खैर, पिंक रिवॉल्यूशन का ऑनियन प्रोडक्शन से भी रिलेशन है, मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग सेक्टर से भी रिलेशन है इसका, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल से भी रिलेशन है। आगे चलते हैं। 10 व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन इन 1987 बैन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सीएफसी को बेसिकली जो 1987 में जो शुरुआत हुई थी, मैंने फिर बताया था कि जितने भी प्रोटोकॉल हैं, जितने भी कन्वेंशन हैं, ये आपको पता होना चाहिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, कब साइन हुए। तो जो नेम है बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो 1987 में हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने के लिए, सीएफसीज को बैन करने के लिए, वो था आपका बेटा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था क्या कि जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है,
उसे कम करने के लिए ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है, ओजोन डिप्लीशन जो है उसे उसे कम करने के लिए हम काम करेंगे, है ना। ओजोन लेयर जो डिप्लीशन है उसे कम करने के लिए मॉन्टे प्रोटोकॉल आया। और ये कह रहे हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीशन जो हो रहा है, यानी कि जो ओजोन होल हो रहा है, ये मेनली हो रहा है बेटा, ये हो रहा है ड्यू टू सीएफसीज, जो सीएफसीज है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसको कम करने के लिए हम करेंगे। खैर खैर आगे चलते बेटा। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट मी इसका मतलब क्या है? क्या ग्रांटिंग पेटेंट द परपेचुइटी, या 100 1000 का पेटेंट है, या फिर ये मैं एक्सटेंडेड द पेटेंट ओवर द प्रोडक्ट दैट आर अबाउट द एक्सपायर। ये पेटेंट ऐसा होता है कि जो एक्सपायर के आसपास होता है उसमें पेटेंट दे देना, उसके 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 पेटेंट को एक्सटेंड करना, एवरग्रीनिंग होता है। एवरग्रीन मतलब पूरा, है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन है ना, कि इसकी पत्तियां नहीं झड़ती, एवरग्रीन फॉरेस्ट की भी पत्तियां नहीं झड़ती है, तो इसलिए एक्सपायर होने के आसपास है उसके पेटेंट को बढ़ा देना, ये एवरग्रीन पेटेंट होता है। तो आगे चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th क्वेश्चन, ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम नेसेसरी फॉर ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। किसके बेसिकली बेटा? स्टार्च को बेसिकली ब्रेक डाउन करने के लिए ह्यूमन सलाइवा जो है वो एंजाइम नेसेसरी होता है, ठीक है ना, वो नेसेसरी हो जाता है। स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द वी द पीपल, ये किसने लिखी? ये बुक जो है किसने लिखी? तो हु रोट द बुक, ये किसने लिखी बेटा? एपीजे अब्दुल कलाम, कृष्णा अय्यर, या नानी पालखीवाला। तो बेसिकली दिस बुक रिटन बाय द नानी पालखीवाला। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नानी पालखीवाला। तो एक बुक तो जरूर आ रही है, एक एक डे जरूर आ रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल से, मॉन्टेनियन प्रोटोकॉल से जरूर क्वेश्चन आ रहा है ना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे ही जा रहे हैं, प्लीज इसके बारे में आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन होल रिफर्स टू, ओजोन होल का मतलब क्या? देखो ये होल नहीं है, ये मेनली होल नहीं है बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये अंटार्कटिका में देखा गया एक सिस्टम है, ये होल बिल्कुल भी नहीं बेटा, अंटार्कटिका में देखा गया। अब बेसिकली अगर देखा जाए इसमें कुछ ब्रोदर्स है, जैसे जॉय फरमैन, ब्रेन गार्डनर्स, ऐसे कुछ हैं जिन्होंने इसके बारे में देखा था। अंटार्कटिका जो सदर्न पोल है, साउथ पोल है, वहां पर अंटार्कटिका है, वहां पर ये देखा गया। अब ये देखा क्या था कि भाई जो ओजोन लेयर जो स्ट्राटोस्फीयर के अंदर आपको मिलती है समताप मंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में से जो सेकंड लेयर है स्ट्राटोस्फीयर, जो हमें स्ट्राटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर मिलती है वहां पर ओजोन लेयर नहीं रही है। वो होल नहीं है कि मतलब कोई होल हो गया, छिद्र हो गया, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब ओजोन होल का मतलब ये है कि बेसिकली ओजोन होल का मतलब यहाँ पर होल से मतलब नहीं है, ये है कि ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लेशन हो रहा है, वहां पर ओजोन लेयर नहीं है। अब जब ओजोन लेयर नहीं रहेगी, जो यूवी रेज आ रही है ये तो हार्मफुल रेज होंगी, तो वो हमारी अर्थ पर आएंगे, उससे एनिमल की स्किन, हमारी स्किन को कैंसर जैसी प्रॉब्लम देखने के लिए हमें मिल जाएगी। तो जब वो लेयर में कमी आ रही है, वो लेयर डिप्लेट होती जा रही है, वो लेयर डिक्रीज होती जा रही है, तो इसको बोला जाता है बेटा ओजोन होल, है ना, ओजोन होल। और जो कि मेनली आपको मिलती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर के अंदर। तो यहाँ पर सारे स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर आना चाहिए, डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन इन द ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, ठीक है बेटा, स्ट्राटोस्फेयर। थिकनेस, ओजोन की जो थिकनेस है, जो परत है, जो लेयर है, जो स्ट्राटोस्फेयर के अंदर मिल रही है, उसकी उसमें कम होते जाना, उसमें कमी होते जाना। रीजन क्या है सर? उसका रीजन है सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसका रीजन है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उसका रीजन है मीथेन, और तो बहुत सारे रीजन हैं जो 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 बेसिकली गैस, प्रदूषित गैस वहां पर पहुंच रही है। तो उस ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन होना, उस ओजोन की लेयर को थिकनेस, उसकी थिकनेस में कम कम आना, कमी होना, यही ओजोन होल होता है। तो ओजोन होल ऐसा नहीं कि गड्ढा हो गया है, ऐसा गड्ढा नहीं है, उसकी उसकी बेसिकली जो वहां पर है वो सफा हो रही है। अब जब 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 वो परत नहीं है, तो जो यूवीज जो अर्थ पर आ रही है, सन से जो यूवीज आ रही है, तो वो बेसिकली आने वाले लिए हार्मफुल हो सकती है। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन नोन एज द माउंट ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड बेसिकली किसको बोला जाता है? यानी कि मृत कटीला। तो ये किसको बोला जाएगा? क्या लोथल को, क्या सर कालीबंगन को, क्या या मोहनजोदड़ो को, या फिर धोलावीरा को? सर एक ही है, मोहनजोदड़ो को बेसिकली हम क्या बोला जाता है? माउंट ऑफ द डेड। अब मोहनजोदड़ो यहाँ पर ये क्या है? ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ग्रेट बात आपको मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिला है, ग्रेट बात, है ना।
डांसिंग गर्ल आपको मोहनजोदड़ो में देखने के लिए मिली है ना। खैर खैर आगे आगे, मोहनजोदड़ो बेसिकली आज सिंध पाकिस्तान के अंदर है, सिंध पाकिस्तान के अंदर है। और ये 1922 में एक इंसान है जिसका नाम है आर डी बनर्जी, राखल दास बनर्जी। आर डी बनर्जी ने इसको फाउंड किया था, इसको डिस्कवर किया था। और ये इंडस रिवर पर है। ये किस रिवर है बेटा? ये इंडस रिवर पर है ना, इंडस रिवर पर है। तो सिंध पाकिस्तान, आर डी बनर्जी 1920, ये बेसिकली कहाँ पर? सिंध रिवर पर है, इंडस रिवर पर है। लोथल, लोथल आपको गुजरात में देखने के मिलेगा। लोथल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? गुजरात के कच्छ में देखने के मिलेगा, है ना, गुजरात में देखने के मिलेगा। लोथल में आपको लोथल सबसे पोर्ट मिलेगा, सबसे 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 ओल्डेस्ट पोर्ट हमारा लोथल ही है ना। डॉकयार्ड लोथल में देखने के लिए मिलेगा आपको। कालीबंगन राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा आपको, राजस्थान में आपको कालीबंगन देखने को मिलेगा। धोलावीरा आपको गुजरात में देखने के लिए मिलेगा, धोलावीरा भी आपको गुजरात में देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ है, कौन कौन कहाँ कैसे कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो करेक्ट आंसर तो मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन पल्स स्टार्ट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर? जो पेन पल्स है, या सॉरी प्लस, सॉरी पेन प्लस नहीं, पेन प्लस, पेन प्लस जो है वो किस सेक्टर से है और किस क्या बात करता है? जो पेन प्लस है, प्लस ये बेसिकली हेल्थ सेक्टर से है। किससे बेटा? ये हेल्थ से है ना। तो पेन प्लस किससे है? ये हेल्थ से है, हाँ, जो डायबिटीज जैसी सिकल सेल डिसीज बीमारी को देखता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द सोलोमन आइलैंड इज सिचुएटेड ऑन द फॉलोइंग ओशन। तो जो सोलोमन आइलैंड है वो सिचुएट है बेटा, वो सिचुएट है आपका पैसिफिक ओशन में। कहां पर है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ओशियन ये हमारा पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन है। तो उसके बाद में हमारा अटलांटिक आता है, फिर इंडियन आता है, फिर इस तरीके से सीरीज ये चलती रहती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 618, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? अब इनमें से कौन सा G20 का मेंबर नहीं है? ग्रुप ऑफ 20 का मेंबर नहीं है। इंडिया भी है, चाइना भी है, यूएस भी है, लेकिन सर स्वीडन नहीं है। तो स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। स्वीडन इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20 का पार्ट नहीं है। और G20 कब 1999 में बनाया जा रहा, क्यों? क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, सारी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज आपस में मिली कि अब हम सब मिल करके इस प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जालीकट्टू, जल्लीकट्टू जो है ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन विच स्टेट? यह है पहली बात तो तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु कहां पर? तमिलनाडु में एक फेस्टिवल है जो जनवरी के महीने मनाया जाता है, पोंगल। क्या है बेटा? पोंगल है। पोंगल एक बेसिकली जो है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और ये हार्वेस्टिंग सीजन है बेसिकली। तो तमिलनाडु का है जालीकट्टू। ये क्या है? एक बुल जो है, भैंस, भैंस है, भैंस से लड़ने वाला एक है। तो प्लेयर राइट नहीं है। तो बुल्स आर रिलीज्ड इनटू द क्राउड एंड पार्टिसिपेंट ट्राई टू ग्रैब अ क्लॉथ टाइड टू द बुल्स हॉर्न्स। उसके जो सिंग होते हैं ना, सिंग पे ऐसा कपड़ा डालने की, ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, है ना, और ऐसे छोड़ देते थे। सॉन्ड सा रहता, बहुत बहुत मोटा होता है, उसको मार देते तो पसली से टूट ही जाता है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 कोर सेक्टर? इनमें से 8 कोर सेक्टर में से कौन सी शामिल नहीं है? नेचुरल गैस भी है, रिफाइनरी भी है, फर्टिलाइजर भी है, लेकिन अगर डिफेंस देखा जाए, डिफेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 कोर सेक्टर। डिफेंस बेटा इज नॉट अ पार्ट ऑफ 8 कोर सेक्टर, ठीक है ना। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हमारे पास में है, तो इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इन इंडिया? इंडिया में जो बेसिकली नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो हम किसके नाम पर बनाते हैं? तो हम कहते हैं श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बेसिकली इंडिया में नेशनल मैथमेटिक्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, जो कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को हम ये सेलिब्रेट करते हैं नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे हम वी सेलिब्रेट ऑन द 22 दिसंबर, है ना, ऑन द इन द मेमोरी ऑफ द श्रीनिवास रामानुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द पाक स्ट्रेट? पाक स्टेट वो कौन कौन सी है जो कि अलग करती है? पाक स्टेट जो है वो 2 लैंड एरिया को अलग कर रही है, किस किस को? इंडिया एंड द जो छोटा सा पार्ट है श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इंडिया और श्रीलंका जो है वो अलग कर रही है बेटा, चलो इंडिया और श्रीलंका को जो अलग कर रही है वो हमारी पाक स्टेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, तो लिबरेटर ऑफ प्रेस को किसको जाना जाता है? मैक्स कैल्फे को, बेंटिक को, मैक्योले को या फिर हास्टिंग को? वारन हास्टिंग को नहीं, है ना, वारन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर, है ना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो 1773 में बना था, है ना। तो बेसिकली इन्होंने डायरी को खत्म कर दिया था यहाँ पर। तो हास्टिंग को तो नहीं जाना जाता है,
एंड इन्हीं के टाइम पीरियड में सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट होती है। खैर, मैट कैल्फे, अगर बात की जाए मैट कैल्फे की, तो मैट कैल्फे इज द करेक्ट आंसर। तो बात अगर की जाए बेटा मैट कैल्फे, तो मैट कैल्फे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो यहां पर आपका आंसर आएगा मैट कैल्फे। तो लिबरेटर और जो प्रेस है वो मैट कैल्फे है, लेकिन वहीं पर मैक्यूले अपना अलग इंग्लिश एजुकेशन में उनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आंसर आएगा बेटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब ये कह रहा है कि कौन से टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है बैटरी के अंदर, यानी कि जो बैटरी का आप यूज करते हो इसमें कौन सी एनर्जी जो है वो स्टोर होती है। क्या काइनेटिक एनर्जी है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या केमिकल है, या थर्मल एनर्जी है। तो आपको हैरानी होगी जान करके कि भाई साहब जो बैटरी होती है इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। अब ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बैटरी जो है, बैटरी के अंदर आपको केमिकल एनर्जी देखने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि बोल्शेविक रिवॉल्यूशन जो कि रसिया के अंदर हुई थी, इसे हम रशियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, रशियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं 1917 की, इसे हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो रोल प्ले किया था, जो लीडर थे, ये थे व्लादिमीर लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्लादिमीर लेनिन। तो 1917 की जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन है ये वही रिवॉल्यूशन है उस टाइम पे चल रहा है इंडिया वर्ल्ड में वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट हो रहा है 1914 टू 1918, 1918 के टाइम। और उस टाइम पे एक रिवॉल्यूशन होती है रशियन रिवॉल्यूशन, जिसमें इसमें हक दिया जाता है कि जो लेबर्स है, मजदूर हैं, उनको हक यहाँ पर दिया जा रहा है। तो बेसिकली व्लादिमीर लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है। ये सबको मालूम है कि 8848 के समथिंग बेसिकली जो है वो हमारा माउंट एवरेस्ट की हाइट है ना। लेकिन ये कह रहा कि सेकंड हाईएस्ट माउंटेन हमें बताओ। हमें पता है कि फर्स्ट कौन सा है, लेकिन आप बताओ सेकंड। तो सर सेकंड जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो K2, यानी कि जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है, K2। अब ये जो नेपाल और पाकिस्तान वाले बॉर्डर बेसिकली पर है, तो ये हमारा K2 है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें माउंटेन थर्ड की बात करें, यानी कि थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड वो है कंचनजंगा। क्या है बेटा, कंचनजंगा है। और वहीं इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन ये है कंचनजंगा। तो इंडिया का हाईएस्ट क्या है, कंचनजंगा। लेकिन वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट क्या है, K2। फर्स्ट क्या है, माउंट एवरेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए। खैर आगे चलते हैं, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, क्या हार्ट है, दिल है, क्या क्या ब्रेन है, दिमाग है, क्या 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 स्प्रीन है, या स्किन है। तो बेटा स्किन है। इंडिया का जो ह्यूमन बॉडी का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो स्किन है। देखो आपसे ह्यूमन एनाटॉमी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि भाई बताओ इनमें से कौन सा, ब्लड से क्वेश्चन आ रहा है, आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको बायो से देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसा नोट बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं ना। फिजिक्स में भी इजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे भी बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वैसे वैसे क्वेश्चन है। बहुत हार्ड क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिल रहे। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। वर्ल्ड की बात नहीं करी, अफ्रीका की बात करी है कि माउंट एल्गोन है, माउंट केन्या है, माउंट मैरो है, ये सारे अफ्रीका में है। लेकिन बेटा ऑप्शन सी माउंट किलिमंजारो, जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इंडिया ये अफ्रीका का बेटा सबसे हाईएस्ट है, जो कि तंजानिया के अंदर लोकेटेड है। कहां पर बेटा, तंजानिया के अंदर लोकेटेड है ना। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कौन सी कंट्री को हम रेनबो नेशन के नाम से जाने जाते हैं, कौन सी कंट्री, रेनबो नेशन। अच्छा रेनबो नेशन सोचो हमें पता भी नहीं है, लेकिन रेनबो हम कैसे दिमाग में लगा सकते हैं, समझ सकते हैं सर। रेनबो यानी कि हमें एक ही कंट्री वर्ल्ड में ऐसी दिखती है, वैसे तो मोस्टली और भी कंट्री हैं, लेकिन एक जो सबसे ज्यादा जो जानी जाती है अपार्थीड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के लिए वो साउथ अफ्रीका है। उसी से एक वर्ड आता है रेनबो, यानी कि ब्राजील, नॉर्वे और आइसलैंड नहीं है, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका नेशन ऐसा है जो रेनबो नेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। चैट जीपीटी के फॉर्म बताओ। सर चैट तो है, चलो ठीक है चैट को काट दो। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर क्या है बेटा, पोस्ट नहीं है, प्री ट्रेन ट्रांस
ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर तो दो आ गया है। अब कैसे करेंगे हम? जनरेटर, अच्छा ये जनरेटर है, ये जनरेटिव है, ये जनरेटर नहीं आएगा, जनरेटर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर, तो जनरेटर नहीं है, जनरेटिव है ना बेटा? तो प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है लेकिन जनरेटिव है ना? अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम कैसे कैसे चक्कर आ जाते हैं और कैसे हमसे क्वेश्चन गलत होता है। मैंने भी एक पेपर दिया, मैं अपना आपको एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने कभी पेपर दिया, उस पेपर में था कि सर जीपीटी की आप हमें फुल फॉर्म बता दो। अब उसमें ऑप्शन में भी थे, है ना, जीपीटी। अब मुझे मालूम था कि सर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसका होता है, लेकिन अब पेपर में बैठा हूं, अब पेपर में करना और यहां पर करना तो बहुत डिफरेंस होता है। पेपर में तो घबरा जाता है इंसान। तो पेपर में मैंने उसमें ऑप्शन में क्या था, एक था जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म और दूसरा था जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब दो ऑप्शन थे, तो जनरेटिव थे, प्री ट्रेंड थे और ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्मर। अब मैंने कहा कि यार, मैंने दिमाग में सोचा, अब देखो मैंने वो रिसेंटली पढ़ा नहीं था, अब मैं चकरा गया यार कि ट्रांसफॉर्म भी तो, ये तो चीजों को ट्रांसफॉर्म ही तो करता है। फिर मैं सोचा नहीं यार ये ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्म थोड़ी ना करता है, ये तो ऑलरेडी कोई बनी हुई चीज है और वो चीजों को ट्रांसफॉर्मर है, ये कोई फॉर्म नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी फॉर्म बना हुआ है, तो ये ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। मैंने नहीं यार, चीजों को ट्रांसफॉर्म भी तो करता है ना, ये ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। तो मैं नहीं नहीं यार ट्रांसफॉर्मर है। अब मैं घूम गया वहां पर यार, मैं सच बता रहा हूँ तुमको, मैं घूम गया यार और मैं गलत करके आया। मैंने लगा कि ट्रांसफॉर्म है ये, ऐसे गलती नहीं करना है। चीजें ना रिवीजन होना जरूरी है, रिवीजन इज द मस्ट, है ना, रिवीजन कर, प्रैक्टिस जरूरी है, रिवीजन जरूरी है। तो गलत कर दिया, इतना इजी क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ बाप रे कैसे गलत हो गया, इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया। ट्रांसफॉर्मर इज द करेक्ट आंसर, है ना, नॉट प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव, अब देखो आपको यहाँ पर टकरा दिया, जनरेटिव है जनरेटर, है ना, जनरेटिव है जनरेटर, लेकिन आंसर क्या है? प्री ट्रेन, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, इनमें से कौन सी ऐसा फॉलोइंग फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी, है ना, फाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी में जो लड़ता है, क्या वो बेसिकली सॉलिड पोर्शन ऑफ द ब्लड होता है क्या? आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल होता है क्या? ब्लड प्लाज्मा ये लिक्विड पोर्शन होता है, हेमोग्लोबिन होता है। तो ऑप्शन बी, वर्ल्ड जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, जो व्हाइट ब्लड सेल होती है ना, हाँ व्हाइट ब्लड सेल होती है, ये बेसिकली ये इन्फेक्शन से बॉडी के अंदर लड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द गैस कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थीसिया, जिसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि एनेस्थीसिया में यूज किया जाता है, जैसे लाफिंग गैस, जैसे हंसी आती है, लाफिंग गैस इसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी, ये एनेस्थीसिया के अंदर, एनेस्थीसिया के अंदर यूज किया जाता है। क्वेश्चन 33, वर्ल्ड इकोनॉमिक आर्टिकल एक मेजर रिपोर्ट है किसकी बेटा? इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए कंट्री, द रिपोर्ट इज द वर्क ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूएनसीटैड या फिर आईएमएफ। तो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ की है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की है बेटा, आईएमएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, इनमें से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो कि आउटसाइड द बिहार, बिहार के आउटसाइड हुआ है? कि काली मूवमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तोमर हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। खरेवर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। लेकिन चोरी मूवमेंट जो है ये बिहार वाला नहीं है, ये बेसिकली मूवमेंट है बेटा बंगाल का, ये वेस्ट बंगाल का है, बंगाल के कुछ पार्ट में है, तो यहाँ पर ये हुआ है ट्रैवल, सॉरी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें से मेनली कुछ ऐसे भी हुए हैं जो कि झारखंड में हुए हैं। अब झारखंड, पहले तो झारखंड और बिहार एक ही हुआ करते थे, 2000 में बेसिकली झारखंड अलग हुआ है। तो मेनली इसमें ऐसे थे कि जो झारखंड में भी हुए हैं, बिहार में और झारखंड दोनों में हुए हैं, लेकिन पहले झारखंड बिहार का ही पार्ट हुआ करता था, तो इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन तो चोरी एक ऐसा है जो कि अलग हुआ है, ठीक है ना, चोरी एक ऐसा है जो कि अलग हुआ है। तो चोरी ये मोमेंट है, ये बेसिकली आपका हुआ है आउटसाइड द बिहार, तो जिसको चोरी रिबेलियन, जंगल महल रिवोल्ट इसको बोला जाता है, और ये वेस्ट बंगाल और मॉडर्न डे बेसिकली जो आपका ओडिशा है यहाँ तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हुआ द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ द मुंडास इन 1899, और ये आपको पता है, ये तो भाई साहब बिरसा मुंडा जी ही थे, है ना, तो बिरसा मुंडा इसके बेसिकली वो पार्ट थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द मिल्की वे इज द क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, राउंड गैलेक्सी। तो बेसिकली हमारी कैसी है? स्पाइरल गैलेक्सी है। कैसी गैलेक्सी बेटा? ये हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है।
तो मिल्की वे गैलेक्सी कैसी है आपकी, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। कैसी गैलेक्सी है बेटा, ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37, रेड लिस्ट ऑफ द क्रिएटेड स्पीसीज, जो बेसिकली वही बात है जो रेड लिस्ट रिलीज करते हैं, यानी कि जो बेसिकली जो स्पीसीज होती हैं उनके बारे में कि कौन सी स्पीसीज खतरे में या नहीं है, इसके बारे में जो आपको बताती है वो IUCN है, UN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन जो है ना। हाँ, तो ये इसके बारे में आपसे बात करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रिलीज करती है आपका रेड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ गोल्ड इज डिटरमाइंड इन, वैल्यू ऑफ गोल्ड की जो बेसिकली दिन में एक दो बार डिटरमाइन होती है इलेक्ट्रॉनिक मेथड के जरिए से, है ना। ये होती है आपकी लंदन में, कहां पर हो रही है बेटा, ये डिटरमाइन हो रही है आपके लंदन में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लंदन में। खैर यहां तक थे आपके क्वेश्चन, यहां तक थे आपके इस 2023 में जितने भी जीके के क्वेश्चन थे, जीके और जीएस के क्वेश्चन जो भी थे, हिस्ट्री से है ना, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन देखने के मिला मैं, एंड आपका एंड और आपके साइंस से भी क्वेश्चन थे, डे से भी क्वेश्चन थे, स्टैटिक्स से पार्ट से भी क्वेश्चन थे। तो यूएन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, डे इंपॉर्टेंट है, बुक्स इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर ऐसी ऐसी चीजें करते रहेगा, एनालिसिस करते रहेगा, पढ़ते रहिएगा, और बाकी के नेक्स्ट एपिसोड के लिए और जो नेक्स्ट हमारी क्लास होने जा रही है उसके लिए बने रहिएगा। और थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक क्लास करा। बाय बाय, टेक केयर। जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और क्लास कैसी लग रही है ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ तक ही आप एक क्लास ज्वाइन करते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।